बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th मैथमेटिक्स मार्च 2019 का आज हम सेट ए सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चे हमने आपको 2020 के चारों सेट सॉल्व करके दिए हैं, 2021 का सेट सॉल्व करके दिए हैं, 2022 का सेट आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। आप मेरे YouTube चैनल पर उसको देख सकते हैं। और आज हम 2019 का ये सेट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है 0.375 को P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखिए। आपको इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आने ही आने हैं, इस बार भी आने हैं। तो हमने करना क्या होता है कि जो डेसिमल होता है उसके नीचे 1 लगाना होता है, और डेसिमल के पीछे जितनी भी डिजिट हैं उतनी जीरो में लगानी होती हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 375/1000। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इकाई-अंक 5 है, यहाँ पे इकाई-अंक 0 है, यानी कि ये 5 से कट सकता है। 5 सत्ता 35, बचेंगे 2, 25, पंजो पंजो 25। और यहाँ पे आपको सबको 5 दूनी 10 पता ही होंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 75/20। अब 75/20 में फिर इकाई-अंक 5 है, यहाँ पे 0 है, फिर ये 5 से कट जाएगा, और 15 पंज 75, और 5 चौका 20, ये 40 आ जाएगा। फिर देखिए क्या बचा, 15/40। 15/40 में 5 से ऊपर काट देंगे 3 आ जाएगा, और 5 से नीचे काट देंगे 8 आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ गया, 3/8। क्या आ गया ये, 3/8। ये इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, P अपॉन क्यू में ये क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। और हमें पजल करने के लिए देखिए, ऑप्शन में आपको ऐसे भी लिख सकता है। ये एग्जामिनर ने आपको मान लीजिए ऑप्शन में ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, सी आपको 375/1000 दे दिया, और डी जो है वो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि P बटा क्यू जो है ये भी P बटा क्यू की फॉर्म है इसकी, ये भी P बटा क्यू, ये तीनों P बटा क्यू की फॉर्म है। बट ये वाली फॉर्म जो है इसकी, ये सरलतम रूप है। क्या है ये, सरलतम रूप है इसका। अब आपने ये ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप 3/8 ऑप्शन में तो उसको टिक करोगे, अगर 15/40 ऑप्शन में मिल जाए तो उसको टिक करोगे, और तीनों मिल जाए तो आप उपरोक्त सभी लिखोगे। अगर एग्जामिनर आपको ऑप्शन ना भी दें तो आपको 375/1000 लिख के छोड़ दोगे, तब भी आपको इसमें नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द्विघात बहुपद x² जमा 7x के शून्य का योग ज्ञात करो, द सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बच्चों, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, देखिए आपके पास जो इक्वेशन दी होती है, इस इक्वेशन में जो x² का गुणांक होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं, और x वाले गुणांक को b से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c से डिनोट करते हैं, और शून्यों को हम अल्फा बीटा से शो करते हैं। इसका फार्मूला होता है -b/a। कितना होता है, -b/a। अब देखिए b किसके बराबर है, हमारे पास 7 के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, -7। और a किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -7। शून्यों का योग कितना आ जाएगा यहाँ पर, -7। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समीकरणों x + y = 14 और x - y = 4 से x और y का मान बताना है। पहले मैं आपको एक जो प्रॉपर तरीका है उससे बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, तो आपने ध्यान से इसको देखना है। देखिए, पहले हम यहाँ साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करके x से x कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2y बराबर, यहाँ पर भी साइन चेंज करेंगे 10 के बराबर आ जाएगा, और y बराबर है 10/2 = 5। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू देखिए, 5 कहाँ पे है, केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आंसर आ जाएगा। और आपका शॉर्ट तरीका क्या है, आपने यहाँ लिखा है x - y = 4। क्या है यहाँ पे हमारे पास, x - y = 4। इट मीन्स x की वैल्यू बड़ी है और y की वैल्यू छोटी है, और दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4। तो अब सी वाले ऑप्शन में x की वैल्यू छोटी है, y की बड़ी है, सी वाला ऑप्शन तो वैसे ही आंसर नहीं है हमारा। और ए वाले में क्या है, 9 में से 4 गया तो 5 बचते हैं, यहाँ हमें 4 चाहिए, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद अगर आपको ऑप्शन ना दिए हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से y के बाद इसकी वैल्यू को किसी एक समीकरण में रखकर, और आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो आपने क्या ध्यान करना होता है, जैसे y की वैल्यू
निकाली थी, अब x की निकालेंगे, और x में क्या है 5 है, इसको हमने शायद साइड शिफ्ट करी है तो साइन भी चेंज होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट में देखिए 10 7 4 AP का 30वां पद क्या होगा। इसका बच्चों फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये an का फार्मूला होता है। और अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इसको हम शॉर्ट करके फार्मूले को कैसे लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर a30 निकालना है तो a प्लस 30 में से एक गया 29, 29 डी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सवाल के मुताबिक a हमारे पास कितना है 10, और d किसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। 4 में से 7 घटा लीजिए या 7 में से 10 घटा लीजिए, ठीक है ना, a2 माइनस a1 होता है, ये आ जाएगा हमारे पास -3। अब देखिए यहाँ फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो a30 बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस डी की 29 और डी की वैल्यू है हमारे पास -3, तो हमारे पास 10 माइनस 87 आ जाएगा। अब आपने क्या ध्यान रखना है, बड़ी संख्या 87 है तो 87 का चिन्ह यहाँ पे लगाना है, तो ये -77 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3 1 -1 -3 AP का सारवंतर क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस लिखना रहा हुआ है, ये कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 3 1 -1 और 3। तो D कैसे निकालते हैं यहाँ पे, A2 माइनस A1 यानी कि A2 सेकेंड टर्म माइनस A1 3 यानी कि -2 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कोष्ट में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, कैसे होते हैं समरूप, सिमिलर होते हैं। आपने कैसे ध्यान रखना है, अगर आपको सर्कल 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दे दिया जाए और एक सर्कल आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का दे दिया जाए, अब समरूप हैं ये, सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान होना, इसके सभी अंग समान नहीं है, त्रिज्या 3 है इसकी 4 है, तो समरूप होते हैं, क्या होते हैं ये समरूप। ये कोई अब फिलिंग द ब्लैंक्स ही आता ही आता है पेपर में, या आपको त्रिभुजें पूछ लेगा या आपको सर्कल पूछ लेगा। अब देखिए समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन रेशो, आपने क्या बताना है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपको वो सूत्र याद रखना है, आपने वो तरीका याद रखना है जिसके तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए ABC है और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, तो इनका अनुपात AB का स्क्वायर और PQ के स्क्वायर के बराबर होता है। सपोज करो यहाँ 4 और 9 है तो हम उसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट Q इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का हमने रेडियस निकालना है, हमारे पास इस तरह का यहाँ पे देखिए सेंटर से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये क्यू इन्होंने बताया है, ये हमें ओ सेंटर पता ही होता है देखिए, और यहाँ पर हमारे पास ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। हमने इसको पी सपोज कर लेना, हमने ओ पी फाइंड आउट करना है, और कैसे निकालते हैं बच्चों, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए ओ क्यू हमारे पास कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और ये हमारे पास वर्गमूल का निशान। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का 576 होता है, इसको दोनों को अगर हम घटाएंगे ये आ जाएगा हमारे पास 49। कितना आ जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। कितना होता है 49 का वर्गमूल 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट अ वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना आपने, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या याद रखना आपने, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो टेंजेंट नहीं रहेगी, वो छेदक रेखा बन जाएगी, वो उसकी सीकेंट बन जाती है। अब नेक्स्ट में देखिए, 2, 3 और 4 एक बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1। आपको फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र याद होना चाहिए बच्चों। और दूरी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। अब x2 कितना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास x1 हमारे पास यहाँ 2 है और y1 हमारे पास यहाँ 3 है। x2 हमारे पास यहाँ 4 है और y2 बराबर है हमारे पास 1। बस केवल वैल्यू पुट करनी है हमने, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। आपने चिन्हों का ध्यान रखना है बच्चों, बस यहाँ ये गलती नहीं करनी। 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर जमा माइनस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। अगर आपको यहाँ आ गया आपके पास √8। अगर इससे आगे आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आपको सॉल्व करना बताते हैं। देखिए आपने 8 के फैक्टर बना लेने, 2 से भाग करा 4, 2 से भाग करा 2। जिनका पेयर बन जाता है, जैसे यहाँ 1 2 का पेयर बन गया तो उस 2 को हम ब्रैकेट से √ से बाहर ले आएंगे और दूसरा 2 अंदर रह जाएगा, तो हमारे पास अंदर आ गया, आंसर आ जाएगा 2 √2। नेक्स्ट में देखिए, 7, 6 और -3 4 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मिड पॉइंट फार्मूला हमने क्या याद रखना बच्चों, हमारे पास मिड, यहाँ पर माइनस है, ये मिड पॉइंट फार्मूला आपको क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये x1 है 7 और 6 जो है y1 है, ठीक। -3 आपके पास x2 है और -4 आपके पास y2 है। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए 7। अब यहाँ प्लस का साइन है और हमारे पास माइनस का 3 है, दो साइन हम इकट्ठे नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट शो की है। देखिए तो यहाँ कर लिखेंगे हम, इसको बराबर लिखते हैं 7 -3/2 और 4/2, कट करके क्या आ जाएगा हमारे पास 2। और सेकंड में क्या है, देखिए y1 प्लस y2। y1 हमारे पास कितना है 6 प्लस y2 -4, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 6 -4 अपॉन 2, 2/2 कट करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 और 1। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, साइन 18 का मान ज्ञात, साइन 18 अपॉन cos 72 क्या है, यहाँ पे हमारे पास साइन 18 अपॉन cos 72। बच्चों हम क्या करते हैं, 18 को 90 माइनस 72 में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकें। क्या सूत्र है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 90 में से जो भी एंगल घटाएंगे वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास cos 72 और नीचे भी क्या आ गया हमारे पास cos 72। दोनों को अगर हम कट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ इन्होंने बोला है कि यहाँ ट्रायंगल का निशान लगाना था। त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है। कोण B कितने का बताया इन्होंने यहाँ पर, 90 अंश का। हम B पर यहाँ समकोण बना देते हैं और ये A, क्योंकि साइन A पूछा है। आपने ये ध्यान रखना हमेशा, अगर यहाँ पर साइन A की बजाय साइन C पूछा जाए तो आपको C यहाँ पर नीचे ही रखना है, ठीक है। अब AB कितना बोला है इन्होंने हमें, 24 सेंटीमीटर और BC बोला है 7 सेंटीमीटर। हमने साइन निकालना है और साइन ए का फार्मूला क्या याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम लाया। साइन होता है लंब बटा
करंट परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। अब करंट तो हमारे पास नहीं है, हमने करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो AC कैसे निकालेंगे हम? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB जो है हमारे पास 24 है, 24 का कितना हो जाएगा? 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक, अब 25 को हमने क्या करना, लंब हमारे पास कितना है यहाँ पे 7, और करंट कितना आएगा 25। आंसर क्या आ गया हमारे पास 7/25। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 अंश का है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। बच्चों, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है इसका θ/360 पाई आर स्क्वायर। आप ये सारे फार्मूले हमारे YouTube के चैनल पर 13.1 एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये सारे हमने फार्मूले लिखे हुए हैं। आप वहां से इनको याद कर सकते हो, आपको उससे पक्का लाभ होगा। थीटा 60 डिग्री है, और ये हमारे पास 360 इंटू 22/7, और R दिया हुआ है हमें 6। देखिए 60 की 0 360 की 0 से कट गई, 6 बन जा 6, और इसको 6 से कट कर दिया, 6 से ये 6 कट गया, और हमारे पास आ गया 132/7। कितना आ गया हमारे पास? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 12 गुना 10 गुना 8। ठीक, अब 12 8 96, 96 को 10 से गुना करा 960, 960 मीटर क्यूब। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको घन के भी पूछ सकता है, उसमें L क्यूब करना होता है। देखिए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है यदि पासे की संख्याओं का योग 8 होने की क्या प्रायिकता है? अब 8 कब कब आएंगे? जब हम पासे को फेंकते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1 1। ये आपको सारे आउटकम आ जाएंगे ऐसे, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5। आपको याद रखना है ये 1 6, और इसी तरह से फिर 6 ही होते हैं ना पासे में लास्ट, और ये 2 1, यहाँ पे अगले में 3 और 1, फिर 4 और 1, फिर 5 और 1, फिर 6 और 1। अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हमने जितने चाहिए, अब यहाँ पर देखिए 8 टोटल चाहिए, तो हमें 8 कहाँ मिलेगा? यहाँ 2 और 6, इस लाइन में 3 और 5 आएगा, इस लाइन में यहाँ पे 4 और 5 आएगा, इस लाइन में 5 और 3 आएगा, और इस लाइन में 6 और 2 आएगा। इन सब से हमें 8 मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ टोटल आउटकम कितने होते हैं? देखिए 6 हमने यहाँ से नीचे तक गिने, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर भी 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे? चीको चीको 36। ठीक, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8 क्या आ जाएगी? 1 2 3 4 5, 5/36। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? 5/36। टोटल 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5/36। बच्चों, हमारे पास यहाँ सेक्शन ए ये समाप्त हो जाता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भैया के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल सके। हम यहाँ पर पिछले 5 वर्षों के सभी प्रश्न पत्र आपको हल करके देने वाले हैं, और जो बोर्ड द्वारा जो इस बार सैंपल पेपर दिया गया 2022-23 का, वो भी हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या इज अ इरेशनल नंबर। देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं, ये इरेशनल नहीं रैशनल है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे? माना √2 एक
परिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है तो बच्चों हम इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि a और जो सॉरी हमारे पास p और q हैं, ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब यहाँ लिख लेते हैं, वैसे क्या रहेगा, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य पूर्णांक कर लेते हैं हम, पूर्णांक हैं, और q विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या लिखा कि p और q जो है सह अभाज्य संख्याएं। अगर हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, वो 2 के बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एरो नहीं आपने लगानी, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, तो 2q स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2q स्क्वायर। अब जब 2q स्क्वायर आ गया, इससे हमें क्या पता लगता है कि p स्क्वायर 2 से भाग हो सकता है। ठीक है ना, क्या पता लगता है इससे हमें, इसलिए 2p स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं p स्क्वायर 2 से भाग हो सकता है ना, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और इंग्लिश वाले लिख लेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए p भी 2 से विभाज्य है। अब देखिए p भी 2 से विभाज्य है। अब अगर p 2 से विभाज्य है, हम क्या मानते हैं कि अगर p 2 से विभाज्य है तो p को हम 2r मान लेते हैं। ठीक, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 2 दे देते हैं, और अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देखिए, अगर हम पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें क्या पता लगेगा, देखिए पहली इक्वेशन में हमने क्या दिखाया था आपको, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो हम यहाँ पर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर लिख देंगे, दोनों को कंपेयर कर दिया। हमने इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, तो यहाँ से लिखा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब यहाँ से हमें दोबारा क्या पता लग रहा, अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर है, इसलिए q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। अगर q भी 2 से विभाज्य है तो देखिए अब p भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, दोनों 2 से भाग हो जाते हैं। इसलिए जो हमने ऊपर माना था कि इनका p अपॉन q, p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ये भी 2 से भाग हो जाता है, ये भी 2 से भाग हो जाता है, इसलिए p और q का, इसलिए p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, हमने तो इनको सह अभाज्य संख्याएं माना था ऊपर, अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। ठीक है ना, आपने लिख लेना है, अतः अब लास्ट में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में आपको आता ही आता है 2 नंबर का, इसलिए आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही करके आना है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बहुपद px x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 से भाग कीजिए। ये डिवीजन का सम कई बार पेपर में आया हुआ है, पिछले साल भी आया था ये। ठीक है, आपने इसको अच्छे से करना है, भूलना नहीं है। देखिए कैसे करते हैं, हम आपको बताते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पे हमने इसको भाग का निशान लगा लिया, और ये x स्क्वायर माइनस 2, इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को हम
भाग कर देते हैं। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग करके देखेंगे क्या आ जाएगा। देखिए स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एक एक्स बच जाएगा, और एक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 2x। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इस 2x को एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं। नहीं, आपने क्या करना है, एक्स क्यूब को क्यूब के नीचे और स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे और बिना स्क्वायर वाले को बिना स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखना है। अब नेक्स्ट में देखिए एक स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास -3x² है, वहां पे x स्क्वायर है, तो ये कितने पे जा सकता है हमारे पास, -3 पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x² और प्लस में 6। साइन चेंज करने पड़ेंगे, साइन आपको हर बार चेंज करने हैं, और आपके पास क्या बच जाएगा, 7x - 9। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, शेषफल और भागफल आपके पास आ जाएगा x - 3। ये हमारे पास भागफल आ गया, क्वोशिएंट आ गया। ये हमारा क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट में देखिए 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.56 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम इसको पोल मान लेते हैं, ठीक, और इस पोल की लंबाई इन्होंने बताई है 3.6 मीटर। कितनी बताई है, 3.6 मीटर। मैं इसको ए बी से डिनोट कर लेता हूं। यहां से लड़की चलना प्रारंभ करती है और चल के सपोज कीजिए यहां पहुंच जाती है बिंदु डी पर। अब यहां कितनी दूरी है ये हमें पता नहीं है, और लड़की की लंबाई कितनी देखी है, देखो 90 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे 3.6 मीटर है तो मैं इसको मीटर में ही लिख लेता हूँ, 0.9 मीटर। ठीक, और यहां से ये लड़की इस तरफ चल रही है और इनका मीटिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, मैंने इसको ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैं इसको ई बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है, और हमने बताना क्या है, बीडी निकालना है। इसको यहाँ मैं सी ले लेता हूँ। ठीक, अब दिया हुआ क्या क्या है वो आपने बताना है। अब बीडी देखिए कितना है, यहां से यहां तक कितनी चली वो, 4 सेकंड में। चाल कितनी है उसकी, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। तो 4 सेकंड में कितना चल पाएगी वो, 4.8 मीटर। कितना चल पाएगी, 4.8 मीटर। तो ये बीडी हमारे पास कितना आ गया, 4.8 मीटर। कितना आ गया ये, 4.8 मीटर। हमने निकालना क्या है, डी ई। क्या फाइंड आउट करना हमने, डी ई, क्योंकि कितनी दूरी मतलब उसकी छाया जो है वो कहां पड़ रही है हमने वो फाइंड आउट करना है। देखिए हम इसको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल आपको नजर आ रही हैं, एक तो है ई बी ए यानी कि ए बी ई, और दूसरी नजर आ रही है आपको सी डी ई। देखिए हम इनमें लिख लेते हैं दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी ई जो बड़े वाली ट्रायंगल है, और दूसरे वाली ट्रायंगल कौन सी है, सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये तो 90-90 के एंगल है ही है, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि लड़की भी सीधी खड़ी होगी और पोल भी सीधा खड़ा होगा। ठीक, इसको हम लिखते हैं एंगल 1 और इसको लिखते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कितना आ गया ये हमारे पास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो ये एंगल ई है ये कॉमन है, दोनों में है, आप यहां से भी देख सकते हो इसको। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, दोनों में कॉमन एंगल है। अब आपको क्या ध्यान आ जाएगा, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण किसी दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो उन त्रिभुजों को हम सिमिलर ट्रायंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये हमारे पास समरूप आ गई। और अगर ये समरूप है, अब यहाँ क्राइटेरिया लिख सकते हैं हम वैसे, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और अगर ये समरूप है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, बी ई, ये पूरे वाली जो बेसमेंट है इसकी, आप यहाँ से भी देख सकते हो बी ई, और यहाँ से डी ई। ठीक है ना,
जो हमने ट्रायंगल्स के नाम लिखे हैं आप उसको वहां से भी पिक कर सकते हो। और यहाँ पे फर्स्ट टू यानी कि फर्स्ट टू ए बी है और ये सी डी, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखिए, और आपने ट्रायंगल से देखना तो कैसे देखेंगे, ये ए बी है तो ए बी बटा सी डी, और ये पूरा जो बेसमेंट है बी ई, और दूसरी डी ई, दोनों इक्वल होंगे। अब हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख लेंगे। बी ई तो हमें पता नहीं है, हम इसको डी ई को एक्स सपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास बी ई कितना आ जाएगा 4.8 प्लस एक्स, और डी ई कितना आ जाएगा एक्स। ए बी हमें दिया हुआ है 3.6 और डी ई है 0.9, जो लड़की की लंबाई है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हम 9 से काट देंगे, ठीक, और 9 से काटने पे हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। इसको इधर ले जाता हूं तो 4x माइनस एक्स, और 4.x इज इक्वल टू 3x, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा 4.8 अपॉन 3, और कट करके आ जाएगा 1.6 मीटर। तो उस लड़की की छाया कितनी बनेगी 1.6 मीटर। नेक्स्ट में देखिए ट्रायंगल ओपी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओपी 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ट्रायंगल लगाना है पी क्यू 1 सेंटीमीटर। इनका डिफरेंस ओ क्यू और पी क्यू का डिफरेंस 1 है, साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट कीजिए। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इन्होंने बोला पी जो है वो राइट एंगल पे है, और यहाँ पे हम कोई भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ये ओ ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, ठीक। इन्होंने ओपी कितना बताया 7 सेंटीमीटर, जो इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख लेंगे, थीटा हम अंदर की तरफ लिख लेते हैं, ठीक। ओपी और ओ क्यू और पी क्यू का डिफरेंस 1 बताया, तो अगर हम इसको यहाँ पर देखिए एक इसको एक्स सपोज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1। अगर इसको x सपोज कर लेंगे तो इसको x प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। ओ क्यू कितना है हमारे पास x का स्क्वायर, और पी ओ कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम खोल लेते, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ कर खोल लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर बराबर 49 जमा इसका फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कट सकता है, और हमारे पास आ जाएगा 2x को हम इधर ले आए, साइड चेंज करी तो साइन भी चेंज होगा, और 49 जमा 1 ये किसके बराबर आ जाएगा 50 के, और x बराबर कितना आ जाएगा 50 बटा 0 सॉरी 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास ओ क्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ट्रायंगल या दोबारा भी बना सकते हैं, आप उसी में भी लिख सकते हैं इसको। हम इसको यहाँ पर देखिए ट्रायंगल दोबारा बना के बता देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए एकदम। साइज थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास 25 आ गया, ये 7, और ये 25 में से एक गया 24। हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। अभी हमने आपको ऊपर वाले सम में भी बताया था। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, यानी कि आधा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और दूसरा निकालना है हमने कॉस थीटा। क्या निकालना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के पास क्या फार्मूला होता है हमारे पास बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण। ये आ जाएगा हमारे पास 7/25। ये हमारे पास यहाँ पर दो आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 6.16 सेंटीमीटर। हमने इसका क्या निकालना है सरकमफ्रेंस निकालना है। यहाँ पे फाइंड लिखना चाहिए था इनको, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब देखिए हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है,
यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर हमारे पास 616 के बराबर है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर को ऐसे कैसा रख लीजिए 6.16 आ गया, और आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 6.16 इंटू 7/22। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम 2 से काटते हैं पहले, 2 तिया 6, न जाने की 0, और 2 अट्ठे 16, फिर 11 से कट जाएगा ये आ जाएगा 0.2, और ये 8, 8 और 56 का चलेगा 5, 14 और 1 5, 19, यह आ जाएगा 1.96 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने आर स्क्वायर दिया हुआ है हमें, तो हम आर निकाल लेते हैं पहले, 1.96 का वर्गमूल, और यह आ जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। हमने सरकमफ्रेंस निकालना है, परिधि निकालनी है, तो परिधि का हमारे पास सूत्र क्या होता है देखिए 2 पाई आर, क्या फार्मूला है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, और ये 1.4, 7 से इसको कट कर दीजिए 0.2 आ गया, 22 दूनी 44 और चौका 88, यानी कि 8.8 सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चों यहाँ सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर तक हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब उसके बाद हम सेक्शन सी करते हैं। देखिए अब सेक्शन सी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 को अलग कर लेंगे, 1/x को अलग कर लेते हैं, 3 को अलग कर लिया, 1/y को अलग कर लिया, इज इक्वल टू 13, और 1/x को a सपोज कर लेते हैं और 1/y को b सपोज कर लेते हैं। वेरी सिंपल, हमारे पास क्या बन जाएगा 2a जमा 3b बराबर 13। हम सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही करेंगे, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 5/x है, तो इसको 5 को अलग कर लेंगे, 1/x को अलग कर लेंगे, माइनस 4 को अलग कर लिया, 1/y को अलग कर लिया, और बराबर -2। तो हमारे पास सेम सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे पा जाएगा 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 5 है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, इनको हम क्या करेंगे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको सारी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10a, ठीक है, देखिए 10a जमा 15b बराबर 65, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा देखिए 10a माइनस 8b बराबर -4। इनके हम क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, ठीक, और चिन्ह बदलने पे ये हमारे पास पहली टर्म कट जाएगी, और 15 और 8 23b, और 65 में 4 जोड़ेंगे 69 हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे यहाँ b की, ये आ जाएगा हमारे पास 69/23, कट करके आ जाएगा ये 3। अब हम इस 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इन चारों में से, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस 3 को, और क्या आ जाएगा हमारे पास 5a माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू -2। 5a को ऐसे रहने देना है, ये -12 बन जाएगा, ये -2 आ जाएगा। आपने 12 का साइड चेंज करनी है तो चिन्ह भी चेंज करना पड़ेगा आपको, और 5a बराबर आ जाएगा 10, और a बराबर आ जाएगा 10/5। दोस्तों अभी आपका प्रश्न हल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने a की वैल्यू तो 1/x सपोज की थी, तो हमने यहाँ दोबारा 1/x इज इक्वल टू 2 लिखना है, और इसको हम देखिए ये मान के चलिए उधर ले गए और 2 को इधर ले आए, तो आपके पास क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। और इसी तरह से 1/y को हमने क्या माना 3, आप y को ये मान लीजिए इधर लेके गए और 3 को इधर लेके आए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वैसे तो ऐसे बनना चाहिए ना 1/3 इधर y इधर, बात एक ही है, तो मतलब y बराबर 1/3। दो आंसर आ गए हमारे पास 1/2 और 1/3। नेक्स्ट सम देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए।
फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हमने पिछले वाले एक प्रश्न पत्र में भी बताया था, सेम क्वेश्चन आते हैं, केवल वो डिजिट चेंज कर देते हैं एग्जामिनर। आपने क्या करना है, जैसे 5x स्क्वायर है तो इसके अपॉन 5, इसके भी अपॉन 5, इसके भी अपॉन 5, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और ये x का होल स्क्वायर बना लेना। -2 आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 फार्मूले से लिया, ए की जगह क्या आ गया, x, इसको कंपेयर करना, देखिए कैसे कंपेयर करते हैं। -2x, इसको हमने यहाँ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास ये वाले b की वैल्यू नहीं है। किसके बराबर आना चाहिए, -6/5 x, x से x क्रॉस कर दिया, माइनस से माइनस कट गया और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5 गुणा 2, ये 2 उठा के इसके अपॉन में ले आना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो अपने यहां से इंटू 3/5 यहां लिख देना। अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, इसकी अब हमें जरूरत। उसके बाद आपने जो 3/5 है उसको एक बार प्लस में स्क्वायर लिखना और बैलेंस करने के लिए इसको एक बार माइनस में स्क्वायर लिखना। 2/5 आपको वैसे का वैसा लिखना, उसमें कोई परिवर्तन आपने नहीं करना। अब देखिए ये सारा हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 9/25, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद आपने क्या करना, इसको भी 25 बना लेना, और इसको 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से ऊपर गुना किया और 5 से नीचे गुना किया, 5 से ऊपर गुना किया और 5 से नीचे गुना किया, तो ये 25 बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 है, माइनस 19/25। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइन थे, ये ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, देखिए x माइनस 3/5 का स्क्वायर माइनस √19, क्योंकि 19 का वर्गमूल नहीं निकलता, बटे 5 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार a प्लस बी प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये a आ गया पूरा, ये आ गया x माइनस 3/5 प्लस √19/5 और x माइनस 3/5 माइनस √19/5। अब हमने इन दोनों समीकरणों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेना है। देखिए x माइनस 3/5 जमा 19/5 बराबर 0, और x बराबर 3/5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और √19/5 जो है वो माइनस का हो जाएगा, और इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस √5। और सेकंड में देखिए x माइनस 3/5 माइनस √19/5 बराबर 0, और x बराबर 3/5 प्लस में और 19/5 भी प्लस में, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 3 प्लस √19/5। ये आंसर एक ये आ गया हमारे पास और एक ये आ गया, ये हमारे दो रूट्स आ गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। अब 6 के डिविजिबल क्या होते हैं, 6 आप सिंपल मान के चलिए कि आपने 6 का टेबल लिखना है, और n कितना आ जाएगा हमारे पास 40, इसका हमने सम निकालना है। a कितना है हमारे पास 6, कभी भी ऐसे डिविजिबल बाय 6 या डिविजिबल 6 आएगा। ठीक है, फार्मूला लगाना हमने Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स में आपके लिए, आपने इसको गलत नहीं करना, बिल्कुल आपको भी केवल फार्मूला पता होना चाहिए, आप कर पाओगे। n है हमारे पास 40 इंटू 2 इंटू 6 प्लस n40 है ना -1, और d हमारे पास 6 है, ये आ जाएगा 20, 6 दूनी 12, 40 में से गया 39,
बाहर की तरफ 6 है, और ये आ जाएगा 20, 12, 9 6 54 का 4 5, 18 और 5 23, और आगे केवल कैलकुलेशन ही है बस, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना आपने। 20 और ये जोड़ के हमारे पास हो जाएगा 3 4 6, 346, और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0, 12 का 2, 9 और 2 दूनी 4, आ जाएगा 4920। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 25वें क्वेश्चन में एक त्रिभुज की संरचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 3/4 हो। यहाँ पे आपको भुजाएं नहीं बताई हैं, तो आपने अपनी मर्जी से कोई एक ट्रायंगल बना लेना, समबाहु बनाओ, विषमबाहु, जैसी मर्जी बनाओ, और उसकी नेमिंग कर लेनी, जैसे हमने किया यहाँ ABC। उसके बाद आ जाए 3/4 लिखा, 3/4 में 3 और 4 में क्या बड़ा है? 4, तो 4 कट लगा ले रहे हैं आपने, 1 2 3 4। ये कट बराबर होने चाहिए। ए से आपने स्टार्ट करने प्रकार रख के, प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना। अब जो यहाँ अपॉन में है, नीचे की तरफ हर में है, उसको हमने, जैसे 4 हर में है, तो चौथा जो कट है उसको हमने बी से मिला देना, ठीक। और एक यहाँ पर बी 4 के समानांतर बी डैश 3 एक लाइन लेनी है। ये हम फुटे से भी ले सकते हैं, सॉरी प्रकार से भी बना सकते हैं, डी से भी बना सकते हैं, और सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। और इसी तरह BC के समानांतर हमने यहाँ पर बी डैश सी डैश एक लाइन लेनी, इसकी रचना लिखनी। ये हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 2 -2 और -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने करना क्या है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में 3 भाग करने, एक लाइन हम ले लेते हैं, और ए हमें क्या दिया हुआ है 2 -2, और बी दिया है हमें -7 और 4। सम त्रिभाजित, मान लो एक भाग ये किया और एक भाग ये किया। अगर एक भाग हम इसको मान लो यहाँ पर P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q। अगर एक भाग ये किया तो एक इधर रह गया, 2 भाग इधर रह जाएंगे, और यहाँ पे अगर इसको किया तो ये 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना, सेक्शन फार्मूला लगा के, जो आपका अनुपात का सूत्र है वो लगा के यहाँ पे इसको हल कर लेना। देखिए सबसे पहले हम P के निर्देशांक निकालते हैं। देखिए P के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फार्मूला आपको ध्यान होगा, m1 प्लस m2, यहाँ पे आपने x2 लिखना, यहाँ पे x1, m1 प्लस m2। फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जब आपने m1 लिया तो वहां पे y2 या x2 वाला लेना, और m2 के साथ 1 वाला लेना है, m1 प्लस m2, ठीक है। हमने P के निर्देशांक निकालने, तो Q का हमने यहाँ यूज नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना। और यहाँ पे हमारे पास m1 कितना है और m2 कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1:2, ठीक है। और x1 हमारे पास 2 है, और y1 हमारे पास -2 है, और x2 हमारे पास यहाँ पर -7 है, और y2 हमारे पास 4 है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देखिए m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, इसको तो ऐसे ऐसा लिख लेते हैं, आपको यही तरीका बताया था मैंने, ठीक। इसके साथ मैंने x2 लिखना है, x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए -7, इसको यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए। और x1 की वैल्यू कितनी है 2। सेकंड में देखिए उसी तरह 1 + 2 अपॉन 1 + 2, यहाँ y1 की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और y2 की वैल्यू, और यहाँ पे y1 की वैल्यू लिख दीजिए -2। तो आपके पास क्या बनेगा, -7 + 4 अपॉन 3, और 4 - 4 अपॉन 3। हमारे पास ये P के निर्देशांक आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, -3/3, और ये 0/3। इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 और 0। ये हमारे पास P के निर्देशांक आ गए। अब हमने Q के निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात कौन सा यूज करना, 2:1, ठीक है। कौन सा अनुपात यूज करेंगे हम, यहाँ Q के
निर्देशांक। क्यू के निर्देशांक के लिए हमारे पास m1 और m2 क्या है, 2:1, और x1 और x2 सारे वही के वही रहेंगे। यहीं से हम इसको नोट कर लेते हैं। देखिए x1 2, x2 -7, y1 -2, y2 4। और x के निर्देशांक में हम क्या लिखेंगे, देखिए फार्मूला हमारे पास वही है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 के साथ आपने x2 लेना और m2 के साथ x1। यहाँ पे भी वैसे लिखना है आपने, m1 प्लस m2, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, x2 है -7 और m1 है हमारे पास यहाँ 2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 है हमारे पास 2 बटे 2 जमा 1। ठीक, और y2 देखिए अब कितना है हमारे पास यहाँ पर 4, m1 2 प्लस 1 और y1 है हमारे पास -2 बटे 2 प्लस 1। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 7 दूनी 14 जमा 2 बटे 3, ये आ जाएगा 8 -2 बटे 3। -14 में जमा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -12, क्योंकि घटेंगे जमा नहीं होंगे ये। और ये आ जाएगा 6/3। इनको हम कट करेंगे कितना आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, -4 2 और ऊपर हमने निकाला था -1 और 0। नेक्स्ट में देखिए बहुत इजी प्रश्न है। ताश की गट्टी में देखिए 52 पत्ते होते हैं, उनमें क्या कहा, एक इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल छोटा सा सम है ना, एस और नॉट एस। इक्के कितने होते हैं, सबसे पहले ये बात है, टोटल इक्के कितने होते हैं 4। और कुल पत्ते कितने हैं ताश की गड्डी में 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इक्के की, एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/52। कितना इजी क्वेश्चन है, 1/13 आंसर आ गया इसका। ये 2 नंबर का काम हो गया आपका। दूसरा ने पूछा नॉट बी एन एस, इक्का नहीं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। यहां लिखो पी इक्का नहीं, 1 -1/13। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 से 30 को मल्टीप्लाई कर दिया, 13 -1/13 इज इक्वल टू 12/13। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में। यहां पर हमारे पास सेक्शन सी ए खत्म हो जाता है बच्चों। अब हमारे पास शुरू हो गया सेक्शन डी। अब सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से करने हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं बताओ। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइज ऑफ द फील्ड। अब सपोज कीजिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, हम यहां पर इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। इन्होंने हमें क्या कहा है कि शॉर्टर साइज। अब आप देखिए इन दोनों में बीसी सबसे शॉर्टेस्ट है, ए बी, बीसी और एसी में सबसे छोटी कौन सी है बीसी, इसको हमने एक्स मान लिया। उनने क्या कहा था, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब ये छोटी, ये विकर्ण है, ये 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मतलब इसमें और नीचे वाली में आधार में 30 मीटर का डिफरेंस है। ये 30 मीटर इससे अधिक होगी और इससे 30 मीटर कम होगी। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे आयताकार की चौड़ाई, आयताकार की, खेत भी लिख लेते हैं, आयताकार खेत की चौड़ाई हमने x मान ली, माना आयताकार खेत की चौड़ाई x। और आयताकार खेत की लंबाई प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी x + 30 और विकर्ण कितना हो जाएगा x + 60। ठीक, अब आपको सीधी सी बात पता है, क्या पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुजी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने फार्मूला तो याद रखना ही है। अब आप यहां करेंगे, देखिए x का स्क्वायर जमा 30 का स्क्वायर जमा 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जमा एक्स स्क्वायर ये वाला। अब यहाँ x प्लस 60 का होल स्क्वायर करेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर जमा 2 गुना x गुना 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे और यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा 900 माइनस 60x इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 120x। सभी टर्म्स को हम बराबर से पहले ले आएंगे ताकि ये द्विघात समीकरण बन जाए पूरा। एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर जमा 900 जमा 60x बराबर 3600 जमा 120x। सबको हम बराबर से पहले ले आते हैं, एक्स स्क्वायर जमा 60x माइनस 120x जमा 900 माइनस 3600 बराबर 0। और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हमने गुणनखंड बनाने हैं, उससे भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा से सॉल्व करने हो हम उससे भी कर सकते हैं। देखिए गुणनखंड अगर बनाने हो, देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले मैंने 27 गुना 100 अलग अलग कर लिया। अब 27 गुना 100 कितने होते हैं, 2700। 27 के बाद 28 पे नहीं जाएगा, 29 पे नहीं जाएगा ये, उसके बाद 30 पे चला जाएगा और 9 2700 बन गया। और यही हमारे यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 90x जमा 30x माइनस 2700 बराबर 0। और x बाहर निकाल देंगे, x कॉमन निकाला। ये फैक्टर बनाने हमने आपको पिछली प्रश्न पत्र में भी सिखाए थे स्टार्टिंग में। ये x माइनस 90 ही रहेगा, x प्लस 30 कॉमन आ गया और यहां बच गया x माइनस 90। x प्लस 30 बराबर 0, x इज इक्वल टू माइनस 30 और x माइनस 90 बराबर 0, x इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास x भुजा आ गई। ठीक है, यानी कि चौड़ाई आ गई आयताकार की। क्या आई हमारे पास, ये चौड़ाई। हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। देखिए आंसर निकालना है ना, हमने ढंग से निकाल के दिखाओ इसको। आयताकार की चौड़ाई जो हमने x मानी थी उसको हमने यहाँ 90 मीटर लिख लिया और लंबाई कितनी है इससे, 30 मीटर अधिक प्लस 30 कर दिया यानी कि 120 मीटर होगी। और विकर्ण कितना अधिक था इससे, 60 मीटर अधिक, तो वो 90 जमा 60 बराबर 150 मीटर हो गया। ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट में देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड। देखिए हमने इस प्रकार एक सर्कल ले लेना और सर्कल का सेंटर O मान लेना और यहां से एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई बिंदु P ले लेना और उसके बाद आपने इसका समद्विभाजन करना। क्या करना है, इसका समद्विभाजन। बच्चों जब समद्विभाजन करोगे यहाँ पर हो सकता है थोड़ा एग्जैक्ट ना बने में उसे, तो यहाँ पर ये इसका समद्विभाजन अंदर की तरफ आएगा और इसको L बिंदु ले लेना। आपने L पर प्रकार की सुई रख के, चोंच रख के O तक की प्रकार खोलनी और सर्कल यहाँ पर 2 इसमें चापे लगा देनी। ठीक, कुछ तो टीचर जो है क्या करते हैं पूरा सर्कल बनवा लेते हैं ओपी पे, वो भी ठीक है, पर आपने यहाँ से सिंपल इजी 2 चापें लगा लेनी, जिसको यहाँ मैं टी और क्यू नाम दे रहा हूँ। फिर आपने पी टी को मिला देना और क्यू टी को मिला देना। इस प्रकार इसकी 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। बच्चों एग्जैक्ट आपने मेरे दूसरे जो
चैनल है प्लेलिस्ट में, आप इसको और अधिक अच्छे से देखने के लिए 11 चैप्टर की जो हमारी वीडियो बनी है वहां ये देख सकते हैं, वहां क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक से। नेक्स्ट में देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए ये मीनार दी है और ये हमें एंगल दिया है, हम इसको नाम ABC दे देते हैं। ठीक, यहाँ क्या बोला इन्होंने, 15 मीटर की दूरी पर ठीक है, और मीनार की ऊंचाई हमने निकालनी है, एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री का। बिल्कुल सिंपल, बहुत छोटा समय इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक, टेंजेंट 60 √3 होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ H है BC और बेस कितना है 15। बस सम हो गया हमारा। देखो 5 नंबर का सम है, कितना इजी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, H आ जाएगा 15 √3 मीटर। कितना आ गया 15 √3 मीटर। कितना छोटा सा सम है 5 नंबर के लिए, आपने इसको ध्यान से करना है। अब इसका अथवा में देखिए, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का, हमने इसके बराबर इसको प्रूव करना। हम क्या करते हैं, कोसिकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस कॉट को कन्वर्ट कर लिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ब्रैकेट का स्क्वायर वैसे का वैसा लगा देना। उसके बाद नीचे हर बराबर है तो ऊपर की संख्याएं वो डायरेक्ट जुड़ जाएंगी। ठीक है, और नीचे हमारे पास साइन जो है वो ऐसे कैसा रह जाएगा, होल स्क्वायर कर लिया। अब आपने क्या करना, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर देना, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर देना। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर अलग कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा नीचे अलग कर दिया। ऊपर वाले का जब हम स्क्वायर करेंगे उसको हम ऐसे का ऐसा छोड़ेंगे और नीचे वाले में हम सर्व समीकरण के मुताबिक उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर रख लेंगे। जो ऊपर वाला स्क्वायर है उसको हम 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा रख लेंगे, अपॉन नीचे वाले में एक बार 1 माइनस कॉस थीटा माइनस में लिख देंगे और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में लिख देंगे। माइनस वाला कट जाएगा और प्लस वाला यहाँ बच जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमने यहाँ प्रूव करके दिखाना। तो अब यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 31वां क्वेश्चन देखिए, कोई बर्तन जो ऊपर से खुला है अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जैसे इस प्रकार का है ये गोला और इसके ऊपर यहां इन्होंने क्या बताया, बेलन बताया। ठीक, यहां आप इसको ऐसे आकृति दे देते हैं गोले की, ऊपर बेलन हो गया और टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोले का व्यास कितना बताया 7 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो नीचे को भी 7 ही होगा। अगर नीचे को 7 होगा तो हमारे पास क्या ध्यान रखना, हमने बेलन की ऊंचाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब आप यहां लिख लेंगे, देखिए बेलन की त्रिज्या, अब जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, दोनों एक के ऊपर एक हैंगे तो एक जैसी होगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। लिख देते हैं, देखिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे अर्धगोल है 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर बेलन है 2 पाई आर एच, और हम इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकाल देंगे, अंदर बच जाएगा आर। अब देखिए 2 इंटू 22/7, आर है 7 और यहाँ फिर आर 7, एच है हमारे पास 6, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 44, 44 गुणा 13, और 13 चौके 52 का 2 से लेकर 5, 52 और 2 57, 572
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने का तो बिल्कुल हमारे पास आसान तरीका है। हम क्या करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास fi दिया हुआ है, हम xi फाइंड आउट कर लेते हैं। xi क्या होता है, 100 और 120 जोड़ के कितना हो जाएगा, 220, 220 का आधा 110। अब 100 और 20 में 120 में 20 का डिफरेंस है, इसमें भी 20 प्लस कर देंगे हम, ठीक। और फिर उसके बाद निकालेंगे हम fi xi, 12 से 11 को गुना करेंगे 132, यह आएगा 1320, और 14 0 0, 14 तिये 42 का 2 का 4, 14 और 4 18, ठीक। 15 8 120, 17 छिक्का 102, 19 से गुणा करा 1900, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, 12 और 14 26 और 8 34 और 6 40 और 10 50, इसको जोड़ लेते हैं, 0 2 और 2 4 और 2 6 9 और 2 11 और 8 19 20 21 22 22 का 2 लगा 2 3 4 5 6 7 7260, और x बार आ जाएगा हमारे पास सिग्मा fi xi अपॉन fi, यानी कि 7260 बटे 50, 0 से 0 काट दे, यानी आपके पास आ 726 बटे 5। बच्चों भाग करके देखने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देख क्या बनेगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 2 छिक्के 12 का 2 हंसी लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 बटे 10, यानी कि आंसर आ गया 145.2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा हमें। नेक्स्ट में देखिए अथवा वाला है इसका, इसमें हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है और इसको कैलकुलेट करना माध्यक में इन्होंने बताया हुआ है। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि कुल बारंबारता 100 हो। टोटल कितना बताया इन्होंने यहाँ पर, 100। तो हम देख सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ CF निकाल लेना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 2 और 5 7, 7 में x जोड़ दिया 7 जमा x, 12 और 7 19, 19 जमा x, 19 और 17 36 जमा x, 36 और 20 56 जमा x, और 56 जमा x जमा y, 56 और 9 65 प्लस x प्लस y, और ये हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y, और ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y, ठीक। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें दिया हुआ है ये 76 प्लस x प्लस y बराबर 100, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, और x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 24। अब देखिए फार्मूला हमने क्या लगाना, 100 का आधा क्या होता है 50, तो हमें 50 कहाँ मिलेगा, देखिए हम इसको किसको सर्कल करेंगे, 50 हमें 36, 36 प्लस x है ना, तो यहाँ पे हमें ये तो अब इसके बाद देखिए ये हमारे पास अब CF आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास F आ गया, ये L आ गया, और हम फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। और फार्मूला क्या है हमारे पास माध्यक का, देखिए L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन, अब L कितना है हमारे पास 500, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे हमारे पास 525, और N हमारे पास दिया हुआ है 100, 100 बटा 2 माइनस CF कितना आएगा 36 प्लस x, इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, अपॉन 20 गुणा 100, क्योंकि हाइट ऑफ क्लास इंटरवल 100 है। हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है हमारे पास 100। हमें कैलकुलेशन का काम देखिए यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। हमें 500 और ये आ जाएगा 50 माइनस 36 माइनस x बटे 20 गुना 100 बराबर 525। 20 से 100 को काट दिया 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 50 में से 36 गए 14 माइनस x बाहर 5, मैं 500 को
उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये साइन भी चेंज कर रहा हूँ इसका, और ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स गुणा 5 बराबर 25। अब 5 से इधर भाग कर देंगे, 14 माइनस एक्स बराबर 25 बटे 5, ये काट के 5 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखिए 14 माइनस एक्स बराबर 5 और 14 माइनस 5 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9। और हमने ऊपर क्या निकाला था, x प्लस वाई बराबर 24, तो x की वैल्यू अगर 9 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा 24 माइनस 9 15। ये x की वैल्यू आ जाएगी 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 15। ये हमारा आंसर। बच्चों ये प्रश्न पत्र हमारा खत्म हो जाता है, सेट ए 2019 का। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।